आपका स्वागत है आज की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि किन 10 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहली बड़ी खबर, बिहार को आज पीएम मोदी ने दी कई योजनाओं की सौगात। बोले पहले 2 घंटे भी नहीं मिलती थी बिजली। जीएसटी में खरीद के साथ अब बिक्री का भी करना होगा मिलान। एलपीजी सिलेंडर जल्दी खत्म हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटर पर लगेगा जुर्माना। एसबीआई ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की। बड़े बदलाव की तैयारी में योगी सरकार, यूपी में 5 साल कॉन्ट्रैक्ट से मिलेगी सरकारी नौकरियां। आईसीएआई ने 2018-19 के लिए सालाना जीएसटी रिटर्न जमा करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की। एसबीआई की यूपीआई सेवा आज रह सकती है प्रभावित। बैंकों ने ग्राहकों को बताई कई विकल्प। लॉकडाउन के दौरान बंद हुए 100 डोर स्टेप डिलीवरी सेवाएं दिल्ली सरकार ने फिर से शुरू कर दी। कंगना रनावत को बीएमसी का नया नोटिस, अब इस बिल्डिंग को अवैध बताकर तोड़ने की तैयारी। लद्दाख तनाव, ऊंचाई पर बैठी भारतीय सेना, चीनी सोशल मीडिया पर सैटेलाइट तस्वीरें वायरल। पूरा समाचार विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। बिहार को आज पीएम मोदी ने दी कई योजनाओं की सौगात। बोले पहले 2 घंटे भी नहीं मिलती थी बिजली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को 901 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दिए। पीएम मोदी ने आज बिहार में एक एलपीजी पाइपलाइन परियोजना और बाटलिंग संयंत्रों का उद्घाटन किया। आपको बता दें कि बिहार में जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार राज्य के लिए विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ा रही है। वर्चुअल सभा के माध्यम से पीएम बिहार को इन योजनाओं का तोहफा दिया। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनेकों परेशानियां लेकर आई है, लेकिन इन परेशानियों के बाद भी देश रुका नहीं है। बिहार रुका नहीं है, बिहार थमा नहीं है। कोरोना संकट अभी भी हमारे बीच में मौजूद है। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी, साबुन से हाथ की नियमित सफाई, यहाँ वहाँ थूकने से मना ही, चेहरे पर मास्क, इन जरूरी बातों का हमें खुद भी पालन करना है और दूसरों को भी याद दिलाते रहना है। एक समय था जब बिहार में एलपीजी गैस कनेक्शन होना बड़े संपन्न लोगों की निशानी होता था। एक गैस कनेक्शन के लिए लोगों को सिफारिशें लगवानी पड़ती थी। जिसके घर में गैस होती थी वो माना जाता था कि वो बहुत बड़े घर परिवार से है। लेकिन बिहार में अब ये अवधारणा बदल चुकी है। जब मैं कहता हूँ कि बिहार देश की प्रतिभा का पावर हाउस है, ऊर्जा केंद्र है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार के युवाओं की, यहाँ की प्रतिभा का प्रभाव चारों तरफ। भारत सरकार में भी बिहार के कितने बेटे बेटियाँ हैं जो देश की सेवा कर रहे हैं। बिहार में बिजली की क्या स्थिति थी ये जग जाहिर है। गांव में 2-3 घंटे बिजली आ गई तो बहुत माना जाता था। शहरों में भी 8-10 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं मिलती थी। आज बिहार के गांव में, शहरों में बिजली की उपलब्धता पहले के मुताबिक कहीं ज़्यादा हुई है। गैस बेस्ड इंडस्ट्री और पेट्रो कनेक्टिविटी, ये सुनने में बड़े टेक्निकल से लगते हैं, लेकिन इतना सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ता है, जीवन स्तर पर पड़ता है। गैस बेस्ड इंडस्ट्री और पेट्रो कनेक्टिविटी रोजगार के भी लाखों नए अवसर बनाती हैं। बिहार सहित पूर्वी भारत में ना तो सामर्थ्य की कमी है और ना ही प्रकृति ने यहाँ संसाधनों की कमी रखी है। इसके बावजूद बिहार और पूर्वी भारत विकास के मामले में दशकों तक पीछे रहा है। इसकी बहुत सारी वजह राजनीतिक और आर्थिक थी, प्राथमिकताओं की भी थी। अब देश और बिहार उस दौर से बाहर निकल रहा है जिसमें एक पीढ़ी काम शुरू होते देखती थी और दूसरी उसे पूरा होते हुए। नए भारत, नए बिहार की इसी पहचान, इसी कार्य संस्कृति को हमें और मजबूत करना है। जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट का जो हिस्सा बिहार से गुजरता है, उस पर भी काम पिछले साल मार्च में ही समाप्त कर लिया गया है। मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन पर भी पाइपलाइन से जुड़ा काम पूरा कर लिया गया है। इससे पहले पटना एलपीजी प्लांट के विस्तार और भारत क्षमता बढ़ाने का काम हो, पूर्णिया के एलपीजी प्लांट का विस्तार हो, मुजफ्फरपुर में नया एलपीजी प्लांट हो, ये सारे प्रोजेक्ट पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। कुछ वर्ष पहले जब बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई थी तो उसमें बहुत फोकस राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर था।
मुझे खुशी है कि इसी से जुड़े एक महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के दुर्गापुर बांका सेक्शन का लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला है। मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि रघुवंश प्रसाद जी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में जो भावना प्रकट की है उसको परिपूर्ण करने के लिए आप और हम मिलकर पूरा प्रयास करें। कार्यक्रम के शुरुआत में मुझे एक दुखद खबर आपके साथ साझा करना है। बिहार के दिग्गज नेता श्रीमान रघुवंश प्रसाद सिंह हमारे बीच नहीं रहे। मैं उनको नमन करता हूं। रघुवंश बाबू के जाने के से बिहार और देश की राजनीति में शून्य पैदा हुआ है। रघुवंश जी जिन आदर्श को लेकर चलते थे, जिनके साथ चले थे, उनके साथ चलना उनके लिए संभव नहीं था। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री जी को अपनी एक विकास के कामों की सूची भेज दी। बिहार के लोगों की बिहार के विकास की चिंता उस चिट्ठी में प्रकट होती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जीएसटी में खरीद के साथ अब बिक्री का भी करना होगा मिलान। जीएसटी पोर्टल पर अब बिक्री का ब्यौरा भी पीडीएफ में उपलब्ध होगा, जिसे रिटर्न भरने से पहले मिलान करना होगा। त्रुटि होने पर सही आंकड़ों को अपने GSTR 3B में भरकर अपलोड कर सकता है। व्यापारियों के अनुसार ऐसा करने का मुख्य कारण पोर्टल और वास्तविक आंकड़ों में अंतर यानी मिसमैच को समाप्त करना है, जिससे व्यापारी को भविष्य में विभाग से नोटिस न जारी हो सके। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स कैंट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जीएसटी रिटर्न पर चर्चा की। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल व राष्ट्रीय सचिव पंकज अरोड़ा ने बताया कि सभी जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को प्रत्येक माह अपना GSTR 3B भरना होता है, जिसमें कुल खरीद एवं बिक्री के साथ ही इनपुट एवं आउटपुट टैक्स को बताना होता है, जिसके आधार पर व्यापारी पर संगत माह के कर की गणना होती है। अभी तक व्यापारी अपनी बही खाता को देखकर बिक्री की रकम एवं टैक्स भरता था और बिक्री का विवरण GSTR 1 में प्रत्येक माह की 11 तारीख तक देता था। लेकिन अब ऐसे व्यापारी जो मासिक आधार पर GSTR 1 भरते हैं, उनके GSTR 3B में संगत माह की बिक्री के आंकड़े PDF के रूप में उपलब्ध होंगे। पूर्वांचल प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने कहा कि जब GSTR 1 को अपलोड किया जाता है तो पोर्टल पर उपलब्ध टेम्पलेट में सभी आंकड़े दिखने लगते हैं। ज़्यादातर व्यापारी उन आंकड़ों को अपनी बही खाता से मिलान करके ही GSTR रिटर्न को फाइल करता है। ऐसे में अब अगर पोर्टल त्रुटि करता है तो विभाग का काम है कि अपने पोर्टल को सुधारे, न कि व्यापारी पर जिम्मेदारी थोपे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, LPG गैस सिलेंडर जल्दी खत्म हुआ तो डिस्ट्रीब्यूटर पर लगेगा जुर्माना, यहाँ करनी होगी शिकायत। LPG सिलेंडर में कम गैस निकलने की शिकायत लगातार होती रहती है, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। एजेंसी संचालक, डिस्ट्रीब्यूटर या डिलीवरी मैन के खिलाफ कभी कोई कदम नहीं उठाया गया, लेकिन अब स्थितियां बदल रही हैं। यदि सिलेंडर में कम गैस निकली और इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम या कंपनी को दिए गए फीडबैक में की गई तो डिस्ट्रीब्यूटर को दंडित किया जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण एक्ट 2019 में साफ कहा गया है कि यदि कोई भी गैस वितरक उपभोक्ता के अधिकार पर डाका डालता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नए कानून के अनुसार यदि आपका LPG सिलेंडर समय से पहले खत्म हो गया और डिस्ट्रीब्यूटर को की गई शिकायत पर कोई कदम नहीं उठाया गया तो आप सीधे उपभोक्ता फोरम, कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं। 1 महीने के अंदर आपकी शिकायत पर कार्रवाई कर ली जाएगी। नए नियमों के अनुसार यदि उपभोक्ता को कम LPG मिलता है तो यह गंभीर अपराध है। किसी डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ लगातार शिकायत मिलने पर उसका लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, SBI ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की। अब जाने कितना मिलेगा ब्याज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स डिपॉजिट FD पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की है। अब 1 से अधिक और 2 साल से कम की FD पर 4.90% ब्याज मिलेगा। इसके अलावा SBI ने वरिष्ठ नागरिक ग्राहकों के लिए रिटेल टर्म डिपॉजिट सेगमेंट में SBI वी केयर डिपॉजिट नाम से डिपॉजिट स्कीम शुरू की थी। इसमें निवेश की तिथि 30 सितंबर आखिरी तारीख तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। इस स्कीम में सीनियर सिटीजन को 5 साल या
उससे ज़्यादा समय के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट पर अतिरिक्त ब्याज दिया जा रहा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बड़े बदलाव की तैयारी में योगी सरकार, यूपी में 5 साल कॉन्ट्रैक्ट से मिलेगी सरकारी नौकरियां। उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी नौकरी भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। यूपी में सरकारी नौकरी की शुरुआत 5 वर्ष की संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट से होगी। अगर यूपी सरकार भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करने का फैसला करती है तो सरकारी नौकरी की शुरुआत में पहले कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्ति की जाएगी। 5 साल के प्रोबेशन के बाद सरकारी नौकरी पक्की होगी। जानकारी के मुताबिक योगी सरकार बी और सी ग्रुप की सभी परीक्षाओं में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है, जिसमें शुरुआत के 5 साल संविदा के आधार पर नियुक्ति करने की योजना है। इसके तहत 5 साल में अगर कार्य प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा तो छटनी की तलवार लटकी रहेगी। वही जो लोग 5 साल की संविदा की नियुक्ति पूरी कर लेंगे और संतोषजनक कार्य करेगा तो उसकी नौकरी पक्की हो जाएगी। वर्तमान में अलग अलग भर्ती प्रक्रिया के बाद संवर्ग की संख्या नियमावली के अनुसार 1-2 साल के प्रोबेशन पर नियुक्ति होती है। अगर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव का फैसला होता है तो जो कर्मचारी 5 साल की सेवा तय शर्तों के साथ पूरी कर सकेंगे उन्हें पक्की नियुक्ति दी जाएगी। बता दें कि नई व्यवस्था के तहत तर्क यह दिया जा रहा है कि इससे राज्य कर्मचारियों की काम करने की क्षमता बढ़ेगी और वित्तीय भार भी कम होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, ICAI ने 2018-19 के लिए सालाना GST रिटर्न जमा करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की। टेड अकाउंटेंट निकाय भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ICAI ने GST परिषद को पत्र लिखकर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए माल एवं सेवा कर GST का सालाना रिटर्न भरने की समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर करने का आग्रह किया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सालाना GST रिटर्न भरने की समय सीमा 30 दिसंबर है। ICAI ने GST परिषद के समक्ष रखी अपनी बातों में कहा कि ज़्यादातर अधिकारी कोविड-19 महामारी के कारण आंशिक रूप से काम कर रहे हैं। संस्था ने कहा, हम पंजीकृत लोगों को राहत उपलब्ध कराने और 2018-19 के लिए GST सालाना रिटर्न और GST ऑडिट का काम 3 महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 करने का आग्रह करते हैं। कोरोना वायरस के कारण उत्पन्न स्थिति को देखते हुए इससे क्षेत्र को जरूरी राहत मिलेगी। सरकार ने मई में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सालाना GST रिटर्न फाइल करने की तिथि 3 महीने बढ़ाकर सितंबर 2020 तक कर दी थी। EY के कर भागीदार अभिषेक जैन ने कहा कि कोविड-19 ने न केवल लोगों के जीवन को प्रभावित किया है बल्कि कई क्षेत्रों में कामकाज पूरी तरह से ठप हैं। जैन ने कहा, मौजूदा हालत में उद्योगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें परिचालन को बनाए रखने के साथ विभिन्न नियमों के अनुपालन पर भी ध्यान देना है। ICAI ने GST सालाना रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के लिए 3 महीने का जो समय मांगा है, उद्योग उसकी सराहना करता है। सरकार अगर इस अनुरोध को मानती है तो इससे उद्योग को जरूरी राहत मिलेगी। GST की तहत पंजीकृत करदाताओं को सालाना रिटर्न के रूप में GST R9 भरना होता है। इसमें विभिन्न कर मदों में वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री का पूरा ब्यौरा होता है। GST R9C, GST R9 और ऑडिट किए गए सालाना वित्तीय लेखा जोखा के मिलान का ब्यौरा होता है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, SBI की UPI सेवा आज रह सकती है प्रभावित। बैंक ने ग्राहकों को बताई कई विकल्प। अगर आप भारतीय स्टेट बैंक SBI के ग्राहक हैं तो आज आपको बैंक की कुछ सुविधाओं का इस्तेमाल करने में मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। बैंक ने जानकारी दी है कि बैंक ग्राहकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसके बेहतर एक्सपीरियंस के लिए अपने UPI प्लेटफॉर्म में कुछ बदलाव कर रहा है। इसके चलते बैंक की UPI ट्रांजैक्शन सेवाओं पर असर पड़ सकता है। बैंक ने ग्राहकों से अपील की है कि
वे ट्रांजैक्शन या अन्य तरह की बैंकिंग के लिए बैंक के अन्य डिजिटल चैनल जैसे SBI योनो लाइट या नेट बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सेवाओं पर बैंक की ओर से की जा रहे अपग्रेडेशन का असर नहीं होगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के दौरान बंद हुई 100 डोर स्टेप डिलीवरी सेवाएं दिल्ली सरकार ने फिर से शुरू की। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बंद हुए डोर स्टेप डिलीवरी सेवाएं एक बार फिर से शुरू कर दी है। 1 सितंबर से दिल्ली कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी इलाकों में डोर स्टेप डिलीवरी शुरू कर दी गई है। दिल्ली वासी अब आय प्रमाण पत्र, ड्राइवरी लाइसेंस और नए पानी के कनेक्शन से संबंधित सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी योजना को फिर से शुरू कर दिया है, जो कोरोना महामारी के कारण लगभग 5 महीने से निलंबित थी। सितंबर माह के शुरुआती 10 दिनों में दिल्ली सरकार को लगभग 1000 आवेदन भी मिले हैं। सरकार को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस सेवा को जनता की ओर से बेहतर रिस्पांस मिलेगा। दिल्ली सरकार के अनुसार डोर स्टेप डिलीवरी पर सूचीबद्ध सेवाओं का लाभ उठाने के इच्छुक लोग स्टाम्प बुकिंग के लिए 46 केंद्रों में से एक पर जाने के अलावा 1076 या ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। दिल्ली के राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि हमने डोर स्टेप डिलीवरी स्कीम शुरू की है। लॉकडाउन होने के दौरान काफ़ी समय तक निलंबित रहने के बाद इसे स्थिर करने में कुछ समय लगेगा। वर्तमान में सभी 100 सेवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन लोगों को इसके बारे में उचित जानकारी नहीं है। हम अगले हफ्ते एक प्रचार अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से डोर स्टेप डिलीवरी के तहत प्रदान की जाने वाली 100 सेवाओं में जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, सीवर कनेक्शन, डुप्लीकेट राशन कार्ड, शिक्षार्थी का लाइसेंस, डुप्लीकेट वाहन पंजीकृत प्रमाण पत्र, ड्राइवरी लाइसेंस का नवीनीकरण शामिल है। सरकार ने पहले ही एक निजी कंपनी को काम पर रखा है, जिसके माध्यम से नागरिकों को डोर स्टेप सेवाएं प्रदान की जाएगी और कंपनी ने मोबाइल सहायकों सुविधाकर्ताओं को काम पर रखा है। एक मोबाइल सहायक सभी आवश्यक उपकरणों जैसे कि बायोमेट्रिक डिवाइस और एक कैमरा से लेंस होगा। यदि कोई व्यक्ति ड्राइवरी लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे 1076 पर कॉल करना होगा और विवरण देना होगा। तत्पश्चात एजेंसी एक मोबाइल सहयोगी देगी जो आवेदक के निवास का दौरा करेगा और आवश्यक विवरण और दस्तावेज प्राप्त करेगा। सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का लाभ उठाने के लिए आवेदक को 50 रुपये अधिक देने होंगे। सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी का लाभ उठाने वाले नागरिकों के लिए एक फीडबैक सिस्टम भी स्थापित किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, कंगना रनौत को BMC का नया नोटिस, अब इस बिल्डिंग को अवैध बताकर तोड़ने की तैयारी। अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच की तकरार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। शिवसेना BMC की कार्रवाई के जरिए कंगना रनौत को परेशान करने की कोशिश कर रही है। इसी के चलते BMC ने रविवार को अभिनेत्री के घर के संबंध में एक नया नोटिस भेज दिया है। मुंबई में कंगना रनौत के खार स्थित घर के अंदर किए गए अवैध निर्माण को लेकर ये नोटिस भेजा गया है। BMC का कहना है कि कंगना के घर में उनके दफ्तर से भी ज़्यादा नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध निर्माण कराया गया है। बताते चले कि इससे पहले कंगना रनौत के पाली हिल दफ्तर में किए गए अवैध निर्माण को लेकर BMC ने कार्रवाई करते हुए उस पर बुलडोजर चलवा दिया था। कंगना रनौत मुंबई के खार वेस्ट स्थित DB ब्रिज के 16 नंबर रोड पर बनी एक इमारत की 5वीं मंजिल पर रहती हैं। इस मंजिल पर कंगना के कुल 3 फ्लैट हैं, जिसमें से एक फ्लैट 797 वर्ग फुट, दूसरा फ्लैट 711 वर्ग फुट और तीसरा फ्लैट 449 वर्ग फुट का है। फिलहाल कंगना के घर में अवैध निर्माण का केस कोर्ट में है, जिसकी सुनवाई 25 सितंबर को होगी। के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। लद्दाख तनाव ऊंचाई पर बैठी भारतीय सेना, चीनी सोशल मीडिया पर सैटेलाइट तस्वीरें वायरल।
भारत और चीन सीमा तनाव के बीच दोनों देशों की सेनाएं वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर तैनात हैं। दोनों ओर से तैनाती बढ़ती जा रही है। चीन के देश भर से अपनी सेना को बुलाकर LAC पर लगाने के बाद भारत ने भी ऊंचाई वाले इलाकों पर अपने कैंप लगा दिए, जिससे चीनी खेमे में भी खलबली मच गई है। चीनी सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा तेज हो गई है। ओपन इंटेलिजेंट सोर्स के मुताबिक चीन के सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की जा रही हैं, जिसमें भारतीय खेमे की स्थिति भी दिखाई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें चीनी सैटेलाइट गाओफेन 2 की है। इसमें भारतीय कैंप दिखाए जा रहे हैं, जो स्पांगुर कैंप में ऊंचाई पर बैठे हैं, जबकि चीनी कैंप नीचे है। इससे पहले भी चीन के सोशल मीडिया पर भारत की पोजीशन की तस्वीरें शेयर की जा रही थी। इसमें पैगांग के दक्षिणी में पहाड़ों पर PLA कैंप नजर रखते हुए भारतीय सेना के कैंप दिखाए थे। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि यह समाचार आपको कैसा लगा।